हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाइयों पे अच्छे से लगे हुए होंगे। तो शुरू करते हैं सेशन का नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र। ये सेक्शन जो है वो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। 12th क्लास में तो पूरा इसके ऊपर चैप्टर दिया हुआ है बहुत बड़ा सा, जबकि 10th क्लास में कुछ थोड़ा सा सेक्शंस दिया हुआ है मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग। तो शुरू करते हैं सेशन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र। सबसे पहले पढ़ेंगे नर जनन तंत्र आखिर होता क्या है। तो जानते हैं कि मानव जनन तंत्र के अंदर दो प्रकार के जनन तंत्र पाए जाते हैं। एक होता है नर जनन तंत्र और दूसरा होता है क्या, मादा जनन तंत्र। ये दोनों ही अलग अलग प्रकार से अपने काम करते हैं और ये दोनों ही जनन तंत्र जो होते हैं वो लैंगिक अंगों के अंतर्गत आ जाते हैं, जिनमें कई सारी लैंगिक ग्रंथियाँ भी अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं, आगे पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है कि नर में प्राथमिक जनन अंग जो होता है वो क्या होता है, वृषण होता है, और मादा में प्राथमिक जनन अंग जो होता है वो क्या होता है, अंडाशय होता है। और इन्हीं दोनों में जब लैंगिक प्रक्रिया होती है तो इन दोनों लैंगिक प्रक्रियाओं में जब दोनों लोग शामिल होते हैं तो ऐसा एक युग्मक बनता है और यही युग्मक जो होता है वो बाद में डेवलप होकर के भ्रूण का निर्माण करता है। जैसा कि आपके सामने स्लाइड में दिया हुआ है, मानव में मद यानी हीट चक्र की बात कर रहे हैं। कि कहने का सेंस ये है कि जो मेल या फीमेल वाला सेक्शन होता है उसके अंदर फीमेल में जो मध चक्र है वो नहीं पाया जाता है, जबकि इसके अलावा क्या पाया जाता है, इसके अंदर मिनियार्क पाया जाता है, जिसको हम लोग रजोदर्शन कहते हैं। अब ये रजोदर्शन क्या होता है, इस रजोदर्शन को आजकल नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है भाई, पीरियड्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी फीमेल के अंदर इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं हो रही यानी पीरियड्स की समस्या है तो उसको माँ बनने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। और यदि किसी फीमेल में कंटिन्यूसली पीरियड्स आ रहा है तो उसमें भी कई सारी समस्याएं आती हैं। यदि इस तरह की दिक्कतें अगर किसी मेल या फीमेल में आ रही हैं तो उसको तुरंत ही अपने किसी अच्छे फीमेल डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आगे दिया हुआ है क्या कि मानव जनन अंग में निषेचन की प्रक्रिया होती है और ये निषेचन की प्रक्रिया किस में पाई जाती है, विविपेरस जो प्राणी होते हैं उनमें पाई जाती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि इनमें भ्रूण का विकास जो होता है वो मादा के शरीर के अंदर होता है, इसीलिए यह शिशुओं को जन्म दे सकती हैं। और ये विविपेरस वाले प्राणी जो होते हैं वैसे ही प्राणी कहलाए जाते हैं जिनमें भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे नर जनन तंत्र के बारे में। जैसा कि आपको सामने दिखाई पड़ रहा है फिगर, उस फिगर में सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से मेंशन करी गई हैं। बताया जा रहा है क्या कि ये सेक्शन जो बाहर का सेक्शन दिखाई पड़ रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं स्क्रोटम। क्या कहते हैं इसको, स्क्रोटम, जिसको वृषण कोश बोलते हैं। साथ ही साथ ये जो रेड कलर वाला सेक्शन दिखाई पड़ रहा है आपको, इसको बोलते हैं वृषण यानी टेस्टिस कहा जाता है। दूसरा सेक्शन होता है ये एपिडिडाइमस जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, अधिवृषण। साथ ही साथ आगे देखते हैं स्पर्म डक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, जिसको हम लोग कहते हैं कि स्पर्म को निकालने वाली नलिका, जिसको वासा डिफरेंस भी कहा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ दिया हुआ है क्या, सेमिनल वेसल्स, जिसको शुक्र वाहिनी कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक पाया जाता है शुक्राशय। ठीक है, तो ये सारा सेक्शन और साथ ही साथ ये वाला सेक्शन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग बोलते हैं, और पूरा मेल वाला सेक्शन जिसको क्या कहा जाता है, नर जनन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सारे सेक्शन को पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, स्क्रोटम यानी वृषण कोश। क्या दिया हुआ है कि वृषण कोश जो है वो उदर गुहा के बाहर त्वचा का एक मोटा सा खोल होता है और यह शरीर से बाहर इसलिए होता है क्योंकि शरीर के अंदर का तापमान इतना अधिक होता है। यदि शरीर के अंदर ये टेस्टिस पाए जाएंगे तो इनके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण पूर्णतः नहीं हो पाएगा, और शुक्राणु का अगर निर्माण हो भी जाएगा तो वह शुक्राणु मर जाएंगे। यानी अधिक टेम्परेचर के अंदर शुक्राणु ठीक से नहीं बन पाएंगे, पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाएंगे, और अगर डेवलप हो भी जाते हैं तो वो कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि स्क्रोटम जो है वो शरीर से बाहर इसीलिए है, और साथ ही साथ हमारे शरीर का तापमान जो होता है उससे लगभग 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम रहता है, किसका, स्क्रोटम का। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि शरीर का तापमान कितना होता है, तो लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो शरीर का तापमान होता है। आगे दिया हुआ है क्या कि अगर किसी कारणवश
कोई आंत का कोई हिस्सा जो होता है अगर आंत इग्नुअल नाल में पहुंच जाता है तो ये क्या कहते हैं कि इसे वृषण कोश में आने वाले को इस कंडीशन में कहते हैं इग्नुअल हार्निया। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसको भी किसी डॉक्टर से सजेशन लेकर के आगे ठीक करवाना चाहिए। आगे दिया हुआ है क्या, वृषण की अगर हम बात करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्या, टेस्टिस। यह मेल का सबसे प्रमुख अंग होता है क्योंकि इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है और यही शुक्राणुओं का निर्माण आगे जा कर के कई सारी प्रक्रियाओं को अंजाम देता है। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं आ रहे हैं आज तक कि पुरुषों के अंदर जो है वो 2 अंडाकार वृषण पाए जाते हैं जो कि दोनों पैरों के मध्य वृषण कोश के अंदर स्थित होते हैं। आगे दिया हुआ है क्या कि प्रत्येक वृषण जो होता है वो बना होता है किसका, संयोजी ऊतक का बना होता है और ये एक आवरण से घिरा हुआ होता है। इस वृषण के अंदर जो है वो अनेक प्रकार से कई सेप्टाइस पाई जाती हैं और ये कई खंडों में बटे हुए होते हैं। जैसे कि इसमें शुक्र जनन नलिकाएँ पाई जाती हैं और आगे दिया हुआ है क्या कि ये जनन एपिथेलियम की कोशिकाओं को भी आच्छादित करते हैं। आगे जब हम लोग और पढ़ते हैं तो इसमें दिखा हुआ है क्या कि जनन कोशिकाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की पाई जाती हैं और साथ ही साथ कि इनकी कोशिकाओं के साथ ही साथ कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो जनन कोशिकाओं में सहायक होती हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, शुक्राणु कोशिकाजन स्पर्मेटोगोनिया जिसको बोलते हैं और सहायक कोशिकाएं जिसको सपोर्टिंग सेल या फिर सर्टोली कोशिका भी कहा जाता है। आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इसके अंतर्गत आ जाती हैं। जैसे दिया हुआ है क्या कि शुक्र जनन नलिकाओं के बीच बीच में कई प्रकार की विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसीलिए इन कोशिकाओं को लीडिंग सेल या फिर अंतराली कोशिकाएं कहा जाता है। यह कोशिकाएं नर हार्मोन्स को स्रावित करती हैं और हार्मोन्स में शुक्राणु जनन का नियंत्रण भी करती हैं। आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा और, दिया हुआ है क्या, अधिवृषण यानी एपिडिडाइमस के बारे में। आगे फिगर के साथ में पूरा बहुत अच्छे से क्लियर करके दिया हुआ है, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा, समझते जाएंगे तो पूरी चीज़ें आसान लगेंगी। तो क्या होता है एपिडिडाइमस, इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अभी जो वृषण देखा था यानी टेस्टिस देखा था, टेस्टिस के ऊपर एक डार्क कलर से एक मोटी सी जो लेयर होती है जो जा कर के आगे वासा डिफरेंस पे जा कर के जुड़ जाती है, इसी को ही यानी इस वाले सेक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, अधिवृषण या एपिडिडाइमस कहते हैं। ठीक है, आगे थोड़ा सा और देखेंगे तो और चीज़ें अच्छी समझ में आ जाएंगी। दिया हुआ है क्या कि इसी अधिवृषण के अंदर जो है वो शुक्राणु डेवलप होते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। देखिए ये दिया हुआ है आपका एपिडिडाइमस, ये वाला सेक्शन है, ये जो रेड कलर से दिखाई पड़ रहा है अभी आपको, यही है एपिडिडाइमस। यानी मेल के वृषण कोश के अंदर क्या पाया जा रहा है भैया, एपिडिडाइमस पाया जा रहा है। और यही एपिडिडाइमस जो है वो जुड़ करके निकलता है कहाँ से, इससे वासा डिफरेंस से होकर के निकल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है क्या कि वासा डिफरेंस क्या है, यानी शुक्र वाहिनी किसे कहते हैं। तो शुक्र वाहिनी जो होती है जो कि अधिवृषण से जुड़ करके जाती है और शुक्राशय में जा करके अटैच हो जाती है। ये नलिकाएं जो होती हैं क्या करती हैं कि जो भी वीर्य जो बन रहा होता है, जो शुक्राशय के अंदर वीर्य रखा होता है, उसको निकालने का काम करती हैं और जा करके उसको स्टोर करने का भी काम करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आगे दिया हुआ है क्या कि जो पुरुष ग्रंथि में मूत्राशय से होकर आने वाली मूत्रवार में प्रवेश करती हैं और शुक्रवाहिनी में मूत्रवार से होकर के शुक्राणु जो होते हैं वो बाहर आते हैं। ठीक है, आगे देखिए कहाँ पाया जाता है भाई वासा डिफरेंस। तो वासा डिफरेंस भाई ये दिखाई पड़ रहा है आपको, ये देखिए दिख रहा है वासा डिफरेंस, यानी एपिडिडाइमस से होते हुए जो चीज़ें जा रही हैं, ये देखिए एपिडिडाइमस दिया हुआ था ना, एपिडिडाइमस से होते हुए जो चीज़ें जो हैं वो अंदर की तरफ जा रही है और जाकर के किससे अटैच हो रहा है, जाकर के ये यूरी ब्लैडर से होता हुआ जाकर के कहाँ अटैच हो रहा है, जहाँ पर स्पर्म रखे हुए होते हैं, यानी स्पर्म को क्या बोलते हैं हिंदी में, शुक्राशय बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका वासा डिफरेंस वाला एरिया। फिर आगे पढ़ते हैं क्या शुक्राशय क्या होता है, यानी सेमिनल वेसल क्या होता है। तो एक ही लंबी सी मांसल थैली की संरचना होती है जो कि शुक्राणुओं को क्या करती है, सक्रिय करने वाले पदार्थ यानी सुक्रोज, फ्रक्टोज और इंसेटोल को ये स्रावित करने का कार्य करती हैं। तो ये होता है आपका क्या, सेमिनल वेसल। और उसके बाद में अगर हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं किसके बारे में, पेनिस के बारे में, यानी शिशन के बारे में। क्या लिखा हुआ है कि मूत्र मार्ग आगे बढ़ करके शिशन के मध्य से गुजरता है और शिशन त्वचा से ढका हुआ एक बल्लाकार संरचना होती है जो कि एक बाहरी अंग होती है। किसकी बाहरी अंग होती है, किसकी कि क्या बोलते हैं आपके जो मेल वाला पार्ट होता है उसका एक बाहरी अंग होता है। ठीक है,
थोड़ा सा फोटोग्राफ देखेंगे तो ये दिया हुआ है आपका क्या, सेमिनल वेसल दिख रहा है ना, ये आपका दिया हुआ है क्या, सेमिनल वेसल। इसके नीचे क्या पाई जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि इस प्रकार से यहाँ पर दिख रही है। और साथ ही साथ क्या पाई जा रही है भैया, कॉपर ग्रंथि जो पाई जा रही है वो आपके पेनिस के सेक्शन के एकदम करीब में पाई जा रही है, यानी जो यूरिन वाला एरिया जो आ रहा है ना, वहाँ पर आपकी क्या पाई जा रही है, कॉपर ग्रंथि पाई जा रही है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं तो क्या दिया हुआ, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है कि ये यूरिन वाले एक धरातल पर एक गोल स्पंजी नुमा ग्रंथि होती है, जो कि मूत्र मार्ग में जाकर के ओपन होती है। और ये ग्रंथि जो होती है वो पूरी तरह से जो अपना जो यूरिन होता है उसको अम्लीता से, जो कि अम्ली वाला सेक्शन जो होता है, जो कि वहाँ से गुजर रहा होता है, उस चीज़ को अम्ली बनाने का काम करती है और शुक्राणुओं को सक्रिय बनाने का काम करती है प्रोस्टेट ग्लैंड। आगे दिया हुआ है क्या कि किसी कारणवश यदि पुरुष की अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ी हो जाती है तो उसको यूरिन करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और कभी कभी जो यूरिन वाला एरिया जो होता है ना वो भी बंद हो जाता है इसी प्रोस्टेट ग्लैंड के कारण। तो इसीलिए क्या करते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड वाले सेक्शन को हटा दिया जाता है, यानी ऑपरेट करके उसको निकाल दिया जाता है। आगे पढ़ते हैं क्या, काउपर्स ग्रंथि यानी काउपर ग्लैंड के बारे में बात कर रहे थे। जैसे कि हमने पीछे फोटोग्राफ दिखाया हुआ है आप लोगों को काउपर ग्लैंड का, क्या लिखा हुआ है कि ये एक ऐसी प्रकार की काउपथी होती है जो कि मूत्र मार्ग में जाकर खुलती है, और इस ग्रंथि के कारण ही क्या होता है कि क्षारीय द्रव्य जो होता है वो बन जाता है। और मूत्र का जो अम्ल होता है ना उसके शुक्राणु से ये इसकी रक्षा करता है। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक सो। अगर समझ में नहीं आता है तो मेरे को बताइएगा, मैं इसके ऊपर फिर से एक और क्लास ले लूँगा। मुझे लग रहा है कि शायद कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा होगा आप लोगों को वॉइस का, तो बाकी जो कुछ होगा मैं फिर से देख लूँगा। और कमेंट में हमको बताइएगा कि वीडियो कैसे लगा, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।